प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को किया शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम मोदी ने मुला मुठा नदी प्रोजेक्ट की भी रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर 6 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, देश के हर व्यक्ति को पीने का पानी दे सके, इस दिशा में किया जा रहा है काम। जम्मू कश्मीर का डोडा है भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थली। डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर को किया गया है नामित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेवेंडर के सुगंधित पौधे को दिया बढ़ावा। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आइए विस्तार से समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने मुला मुठा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की आधारशिला भी रखी। नदी के 9 किलोमीटर खंड में 1080 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत से कायाकल्प किया जाएगा। इसमें नदी किनारे संरक्षण, इंटरसेप्टर, सीवेज नेटवर्क, सार्वजनिक सुविधाएं, नौका विहार गतिविधि जैसे कार्य शामिल होंगे। मुला मुठा नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना को 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वन सिटी वन ऑपरेटर की अवधारणा पर लागू किया जाएगा। और आपको यहां ये भी बताते चलें, परियोजना के तहत कुल 11 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल क्षमता लगभग 400 MLD होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एथेनॉल को केंद्र सरकार दे रही है बढ़ावा और हमारे किसान भाइयों को इससे फायदा भी होगा। पुणे की पहचान ग्रीन फ्यूल के सेंटर के रूप में भी सशक्त हो रही है। प्रदूषण की समस्या से मुक्ति, कच्चे तेल के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं। पुणे में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी सुविधाएं स्थापित की गई है। इससे यहां आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुला मुठा नदी के संरक्षण पर केंद्र सरकार दे रही है ध्यान। पीएम मोदी ने कहा कि साल में एक बार सभी लोगों को मनाना चाहिए नदी उत्सव। मुला मुठा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी पुणे महानगर पालिका को केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। नदियां फिर से जीवंत होगी तो शहर के लोगों को भी सुकून मिलेगा, उन्हें भी नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्रह करूंगा कि साल में एक बार तिथि तय करके रेगुलर नदी उत्सव मनाना चाहिए। नदी के प्रति श्रद्धा, नदी का महात्म्य, पर्यावरण की दृष्टि से प्रशिक्षण, पूरे शहर में नदी उत्सव का वातावरण बनाना चाहिए। तब जाकर के हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हुई प्रगति की समीक्षा के लिए विधान सौध बेंगलुरु में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें भाग लेने वाले 6 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और 2 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत सरकार जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो केंद्र द्वारा इन 2 प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित धन से स्पष्ट है।
मौजूदा वित्त वर्ष में भागीदार 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए जेजेएम के तहत 20,488 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और एसपीएमजी के तहत 1,355 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 15वें वित्त आयोग के तहत 6 भागीदार राज्यों को लगभग 7,498 करोड़ रुपए सशर्त अनुदान के रूप में आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि एसबीएमजी ने स्वच्छता कवरेज को 2014 में 39% से बढ़ाकर 2019 तक 100% करने का असंभव कार्य पूरा कर लिया है। इस कार्यक्रम के तहत देश में लगभग करीब 10 करोड़ शौचालय बनाए गए और सभी जिलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है, क्योंकि ओडीएफ सिर्फ एक शुरुआती मंच था। एसबीएमजी चरण 2 के तहत हमारा लक्ष्य गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि गांवों में ओडीएफ की स्थिति बनी रहे। ग्राम पंचायतें ग्राम कार्य योजना के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कर रही हैं। हम पूरे देश के सभी राज्यों के साथ में इस तरह की रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर रहे हैं और उन रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में हम अलग अलग राज्यों के साथ में बैठ करके जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति अभियान, इन सब कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे प्रायोरिटी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी सबसे प्रायोरिटी के सब्जेक्ट हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में हम देश के हर एक व्यक्ति को पीने का पानी दे सकें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने मिड टर्म रिव्यू किया है। अब तक स्टेट्स ने जो पिछले 2 साल में प्रगति किया और आने वाले 2 साल में प्रगति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको जो कुछ करना है उसकी समीक्षा हमने आज मध्यावधि समीक्षा की है। 8 प्रदेशों के साथ आज की है। इससे पहले प्रदेशों के साथ में हमने जो है पहली मीटिंग में की है। उसके बाद में अभी हम 2 दिन बाद कलकत्ता में बैठ करके ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में इस तरह की समीक्षा करने वाले हैं। तो देश के हर एक राज्य के साथ में बैठ करके इस समय में उनके सामने क्या चुनौतियां आई हैं, किस तरह के चैलेंजेस आए हैं और उनको हम मिलकर के कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इस सब पर हमने चर्चा की है। मुझे प्रसन्नता है कि स्टेट्स ने पूरे कमिटमेंट के साथ में इसमें आगे बढ़ने का जो है विश्वास और भरोसा दिलाया। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्मस्थान माना जाता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा मोदी सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत लेवेंडर के सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के लिए इसे डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित करने से डोडा जिले की अहमियत में काफी इजाफा हो गया है। केंद्र सरकार के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती से जुड़े कृषि स्टार्टअप, उद्यमी और किसान बेहद खुश हैं। उनके अनुसार डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित होने के बाद उन्हें बैंगनी क्रांति का अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो मिली ही है। इसके साथ ही सेना, नाबार्ड और IIIM के अलावा कृषि विभाग ने केवल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बल्कि लेवेंडर उत्पादों को मूल्यवर्धन प्रदान करने के लिए भी बड़े पैमाने पर आगे आए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो लवेंडर को लाया गया है, आप उसके प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अवार्ड भी आपने लिया है, तो आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम जो हमारी सरकार ने यहाँ पे लाई है, शुरू की है, उससे हम बहुत ही खुश हैं। देखो, हम लेवेंडर का काम तो बहुत देर से कर रहे हैं पहले से, तो इस स्कीम से आने से जो हमारी पहचान बनी है और भी ज़्यादा हमारी पहचान बनी, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने भी हमारी हेल्प की, नाबार्ड भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और इससे जो है हम अपने प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं कुछ, और उसमें जो हमारे फार्मर्स हैं, जो लेडीज़ हैं या कुछ इसमें जेंट्स भी हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किसान जो हैं जुड़ रहे हैं, उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी आ गई, नई पहचान मिल गई। ये पहला प्रोडक्ट है J&K का जो लेवेंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बन गया। ये बहुत पुराना एक ख्वाब था, एक सपना था, तो वो आज पूरा हो गया और मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जिन्होंने इस पर पूरी सपोर्ट की, पूरी मदद की, पूरा ध्यान रखा और उनकी बदौलत आज ये लेवेंडर वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट हो गया। आर्मी वालों ने हमें सिखाया भारत भूषण की तरफ से, ये ऐसे करो, सोप बनाओ, और लेवेंडर की तरफ से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमें रोज़गार मिला है, हम काम कर रहे हैं, हमें आजकल बहुत फ़ायदा हो रहा है।
और कोरोना वायरस के 2 साल बाद जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध गर्म पानी के झरने तत्ता पानी के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। पूरे जम्मू और कश्मीर और इससे बाहर के हजारों लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। गर्म पानी का झरना तत्ता पानी कालाकोट में राजौरी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ये छाती के रोग, जोड़ों के दर्द, त्वचा की समस्याएं और मोटापा जैसे विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जाना जाता है। राजौरी जिले के कालाकोट उपमंडल में तत्ता पानी के इस गर्म पानी के झरने के खुल जाने से तत्ता पानी के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में गांव टांडा के कृषि विज्ञान केंद्र KVK में जिले का पहला स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। अब यहां के किसान 1 सप्ताह तक के मौसम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर वे खेती की योजना बना सकते हैं। उपग्रह पर आधारित ये स्वचालित मौसम स्टेशन बारिश, तापमान और हवा की गति की जानकारी प्रदान करेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक और KVK रियासी के प्रमुख डॉक्टर बनारसी लाल ने कहा कि इससे पहले की पूर्व तैयारी, रोपण और फसलों की सुरक्षा और भविष्य की योजना बनाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि ये जिले का पहला केंद्र है। डॉक्टर बनारसी लाल ने कहा कि स्टेशन न्यूनतम और अधिकतम तापमान, वातावरण में नमी, वर्षा, हवा की गति, सूर्य की किरणों में विकिरण की स्थिति और मिट्टी में नमी के स्तर और हवा में एसिड की मात्रा के बारे में सटीक डेटा प्रदान करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो डबलिंग द फार्मर इनकम है उसमें इसका बड़ा रोल है। क्योंकि इसमें हम जो है किसान को बताते हैं, जैसे कि बारिश वो अप्लाई करता है, इरिगेशन का सोर्स करके इरिगेशन देता है, लेकिन अगर बारिश पड़ती है तो उसका पानी का पैसा मतलब कि उसका बच जाता, पानी देने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर उसने यूरिया सपोज किया कि उसने कोई फर्टिलाइजर डालना है, लेकिन अगर बारिश पड़नी है तो हम उसको कहेंगे कि अगले 3 दिन के लिए आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि अगले 3 दिन हैवी रेनफॉल होने वाला है। तो किसान को पहले ही मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे ट्यूसडे को मैंने बताया और फ्राइडे को बताया, और इन बिटवीन हम वैसे भी कंसेक्टिवली लगातार फार्मर को जो है 9 ब्लॉक्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको हम कवर करते हैं, और पूरे ब्लॉक्स में हम इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिले। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,39,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। फिलहाल इन दिनों अरंडी की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 4 मार्च को अरंडी का भाव रहा 7,200 रुपए। 5 मार्च को उसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 7,180 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 4 मार्च को अरंडी का भाव था 6,925 रुपए। 5 मार्च को उसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 7,075 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह रापर मंडी में अरंडी के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 4 मार्च को अरंडी का भाव रहा 7,060 रुपए। 5 मार्च को इसके सौदे 47 रुपए चढ़कर 7,107 रुपए पर हुए, जबकि कालोल मंडी में 4 मार्च को अरंडी का भाव था 7,240 रुपए। 5 मार्च को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,200 रुपए। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। वहीं कुल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 25 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुआई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 1,02,79,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा महज 83,69,000 हेक्टेयर रहा था।
देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से बीते 9 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 22 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने की बुवाई दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा हो रही है, जो कुल दलहन की बुवाई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 19,29,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान रबी चने की कुल बुआई 4,57,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,14,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,10,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,69,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। फिलहाल चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 4 मार्च को देसी चने का भाव रहा 4,505 रुपए। 5 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 4,555 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की सावरकुंडला मंडी में देसी चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 4 मार्च को देसी चने का भाव था 4,413 रुपए। 5 मार्च को इसके सौदे 62 रुपए मजबूत होकर 4,475 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 मार्च को चना 5,500 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 4 मार्च को देसी चने का भाव था 4,800 रुपए। 5 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,800 रुपए पर बना रहा। और अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें।
बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। पूर्वी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानी इलाकों में लौकी, कद्दू, तोरी, करेला और खीरे जैसी सब्जियां बोएं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नम इलाकों में सरसों की कटाई का काम करें। उप आर्द्रता वाले मैदानी क्षेत्र और अरावली घाटी में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के सूखे मैदानी हिस्से में अगेती चने की कटाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में चने की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में अगेते गेहूं की कटाई का काम भी करें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान इन दिनों रबी की कुसुम, ज्वार और काबुली चने की कटाई भी करते रहें। महाराष्ट्र में कटाई के बाद फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का समय है। मराठवाड़ा में तैयार अलसी, चने और ज्वार की कटाई करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी खुदाई भी कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के बाद मूंग की बुआई करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती कुसुम और सरसों की कटाई का काम करें। पश्चिमी विदर्भ के किसान अगेते गेहूं की कटाई और गहाई करते रहें। यहाँ के किसान भी तैयार कुसुम और चने की कटाई जारी रखें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं अपनी सेगमेंट खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो संग्रहालय में बने मॉडल का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महानगर पालिका परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। ये मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी हुई है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को इस अवसर पर शिवाजी की प्रतिमा भेंट की गई। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। बुडापेस्ट से 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायु सेना का C-17 विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों की अगवानी की। छात्रों ने हिंडन एयरबेस सुरक्षित पहुंचने पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया। भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। बुडापेस्ट से G8 9703 गो एयर विमान कुवैत के रास्ते से यूक्रेन में फंसे 183 विद्यार्थियों को भारत लाया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने एयरपोर्ट पर विद्यार्थियों की अगवानी की। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से एक विशेष उड़ान आज तड़के मुंबई पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट शनिवार को ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से रवाना हुई थी। केंद्रीय राज्य पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल ने उनके आगमन पर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने यूक्रेन से आने वाले छात्रों से भी बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों से बातचीत की। उन्होंने गुरुग्राम में इन छात्रों से मुलाकात के दौरान उनके अनुभव सुने।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित पैदल वॉक को झंडे दिखाकर रवाना किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस पैदल वॉक में राष्ट्रपति खुद भी शामिल हुए। इसमें राष्ट्रपति भवन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इस पहल का मकसद लोग राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।